नाट्य संगीत या रंग संगीत, मुझे अब भी लगता है रंग संगीत कहना भी कहाँ तक ठीक है। मुझे लगता है कि रंग संगीत कहना ठीक है। मैं कई शब्द सोच रहा था अपनी अक्लमंदी में, इसको ऐसा कहना चाहिए, साउंड डिजाइन करना चाहिए, या इसको ध्वनि संगीत कहें, लेकिन कोई शब्द नहीं मिल रहा है, इसलिए रंग संगीत पे चिपके हुए हैं अभी। क्योंकि वो थिएटर म्यूजिक कहते हैं, म्यूजिक नहीं है, मुझे ऐसी इच्छा होती है, जैसे उन्होंने कहा भी। क्योंकि आज मेरे लिए थिएटर में म्यूजिक जो है वो डायलॉग है। और मुझे खुद भी कंपनी में एक बार कहा था, देखो बेटा बोलो तो ऐसा लगे जैसे गा रहे हो तो ऐसा लगे जैसे बोल रहे हो। तो मेरे लिए वो वैसा एक नुस्खा है कि ऐसा होना चाहिए। और ये सारी जितने बैकग्राउंड है वो सब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड है तो एक तरफ है, अपने गांव का है, यक्षगान का म्यूजिक है, उसका म्यूजिक का कोई असर मुझ पर नहीं, सिर्फ रिदम का असर होगा, क्योंकि यक्षगान हाई पिच में गाने का है। ऐसा हाई पिच है, हमको वो मेलोडी तो है ही नहीं, लेकिन ड्रामेटिक है। वो ड्रामेटिक की वजह से कुछ असर पड़ता होगा। बाकी सारा असर जो है वो गुब्बी कंपनी का ही कहना चाहिए। संगीत सौभद्र वहाँ भी होता था, और कोई संगीत गाना मैं कभी सीख नहीं जाता था, लेकिन जो कान में पढ़ते थे। और गुब्बी कंपनी तो एक तो बड़ा सागर है, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ का म्यूजिक वहाँ से आता था। अक्का महादेवी एक नाटक में तो पूरे गाने कहाँ के छुपा के रखे थे पता नहीं वो डायरेक्टर ने, वो पूरा पर एक बंगाली फिल्म के गाने थे। बाद कई दिनों के बाद पता लगा, ये मैंने एक गाना बंगाली का था, लेकिन किसी को मालूम नहीं, अद्भुत गायन हो गया था वो। मैंने ये कंपनी वालों की अपनी चालक होती है, नाटक वालों की इतनी चालक ना करें तो फिर नाटक वाले जिंदा कैसे रहे। तो इसलिए ये थिएटर का म्यूजिक और कर्नाटक म्यूजिक सीखा भी, लेकिन कहीं मैं चिपका नहीं। मुझे जैसे सीखा उसके बाद ही ऐसा लग रहा था इससे मुझे चूकना है। उससे बनारस में भी 4 साल ओंकार नाथ ठाकुर जी के क्लास में भी 2 साल रहा। उसके बाद बदले में उनके जो शिष्य बलवंत भट्ट, आपको मालूम होगा, उनसे तो 4 साल वहाँ मैंने म्यूजिक सीखा। लेकिन सीखने के बाद एनएसडी आया, मैंने कहीं याद तक नहीं किया मैंने म्यूजिक सीखा है। इसका मतलब एनएसडी में मुझे ऐसा लगा कि तो म्यूजिक का कोई संबंध ही नहीं थिएटर का। मैंने आज जो थिएटर कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी थिएटर कर रहे हैं, और सिर्फ एक आषाढ़ के एक दिन में मुझे दिलरुबा बजाने के लिए का मौका मिला था, कि दिलरुबा कभी सीखा था। तो अलका जी का आषाढ़ दिन में छोटे एक सीन के सुबह जो भिखारी निकलता है उसे एक इफेक्ट देने के लिए मैंने अपने ढंग से एक बजाया। नहीं तो मुझे बिल्कुल म्यूजिक से संबंध नहीं था, जो था वो छूट गया था। लेकिन सरदार पटेल स्कूल में जब टीचर बना, वो भी 4वीं क्लास 5वीं क्लास के या 7वीं क्लास तक के बच्चों के, हिंदी टीचर था, क्योंकि ड्रामा टीचर के लिए पोस्ट नहीं था, हिंदी एमए था, इसलिए मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन काम तो ड्रामा कराने का था। तो ये ड्रामा करने का ऐसा कि ट्रेनिंग मिल गया, इसलिए अब भी करना थिएटर म्यूजिक कहना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। और मैंने जो किया उसको थिएटर म्यूजिक कहना और भी मेरे लिए मुश्किल होता है। मैंने एपोलॉजिटिकली कह सकता हूँ, मैं क्षमा चाहते कि यह सचमुच म्यूजिक है, ये मुझे कहना पड़ेगा। लेकिन थिएटर में अब बदनाम हो गया हूँ या कुछ नाम जो भी है। लेकिन वहाँ बच्चों के लिए जब किया तो पहाड़ा जो बोल रहे थे वो अलग अलग लैंग्वेज के थे, साउथ इंडियन थे, पंजाबी थे। तब जो है उसका बोलने का पहाड़ा का ढंग अलग अलग था। जैसे मैं कन्नड़ का हो तो ये मेरा कन्नड़ का है, तो मुझे पंजाबी का अलग लगा, और ये तमिल वाले का अलग लगा, और खास केरल का बिल्कुल अलग लगा। कुछ वो आ गया। तो मतलब उसमें रिदम में और साउंड पैटर्न में जो मुझे सुनाई पड़ा वो अलग हो गया। असल में सचमुच बच्चों के नाटक के साथ मैंने फिर एक तरह से कंपोज करना शुरू किया, लेकिन उस वक्त हिम्मत भी नहीं कर सकता था कहने का, कंपोज नहीं है वो। बच्चों के लिए एक कुछ गाना गाना चाहिए, कोई इसके लिए कोई टीचर नहीं मिलता, हर काम हमें ही करना पड़ता है। मुझे ड्रामा भी सिखाना पड़ता है, तो मूवमेंट भी सिखाना पड़ता है, और इस तरह से गाना भी। तो एक बचपन में ही हम जब स्टूडेंट थे तब कन्नड़ में एक पोएट थे, उन्होंने कितने ही अंग्रेजी जो नर्सरी राइम्स के लिए उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया था। इसमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कन्नड़ में मिनुगेले नक्षत्र, उसके बाद मुझे याद नहीं, लेकिन देखिए बिल्कुल ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन है। मिनुगेले इतना प्यारा है, नक्षत्र आपको मालूम है। इस तरह और कई शब्द जैक एंड जिल, वेंट अप द हिल, इसके लिए सबके लिए उन्होंने बनाए थे। उसके ट्यून भी कहीं बैठ गया था, इसलिए मेरे पटेल स्कूल में वो सब काम आया। एक कहाँ एक बनारस हिंदी की एमए है काम आना, और एक अपने गांव के ये ट्विंकल ट्विंकल का काम आना। तो वहां से
और टैगोर के एक पहली कहानी मुझे मिली, तोते की कहानी, वो मेरे लिए बहुत अच्छी लगी और टीचर था इसलिए भी अच्छी लगी, क्योंकि टीचिंग में रेजिमेंटेशन नहीं होना चाहिए, शायद यही उसका पर्पस है उसका। और क्योंकि वो जो भी सिखाया जाता है, वो आचार नगर का वो राजा है, वो वहाँ जो तोता आता है वो तोता टैटे बोलता है, तो तोते का टैटे बोलने का निकालना चाहता है, इसलिए वो तोते को अपने एक सोने के पिंजरे में रखते हैं और उसके संगीत, नृत्य और भाषा, व्याकरण सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन हर एक के बाद वो तो टैटे बोलता है और कुछ नहीं। और यही तो टैगोर की कहानीकार था, वो मुझे अच्छा लगा और नाटक बनाया था। तो उस वक्त मुझे कुछ गाने बनाने, क्योंकि दूसरा कोई नहीं था, बनाने का अवसर मिला। और जैसे अभी यूँ उदाहरण के लिए कहता, पहले तोते उड़ रहे हैं, तोते उड़ने के लिए सोचा कहाँ से कैसे उड़ेंगे, आकाश से उड़ते हैं एकदम, गगन चीर बादल पार, दूर 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 उड़ 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 जाए। उसके बाद खुद को पता लगा ये राग दुर्गा राग का है ये। अब तो मैं राग पता नहीं कौन सा राग, किस राग में गा रहा हूँ, तो उस वक्त के लिए लेकिन ये इस तरह से गाने शुरू हुए, उस तरह से उसका स्वागत का था। मैंने कहाँ से आता है, स्वागत का है, स्वागत है तोते बेटे का, आ जाओ अनारिया नगर की, वो शब्द मुझे याद नहीं, मैंने ये ट्यून कहाँ से क्या मालूम नहीं, लेकिन मुझे ही करना पड़ा था। इस तरह से कंपोजिंग शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद बच्चों के लिए और एक ताशेर देश, वो भी वहाँ भी गाने के लिए ट्यूनिंग करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला, क्योंकि टैगोर के तो पता नहीं कितने प्रयोग किए, उसमें जम्बाई के लिए भी गाना है, छींकने के लिए गाना है, और मुझे अभी कन्नड़ का थोड़ा याद है जम्बाई के लिए, कड़ी के ये सब मूड समझ सकते हैं, आप मूड समझ सकते हैं वो जमाई के लिए गाना कैसे बनाना है। दूसरा उसी तरह से गाना छींकने पर था, और उसे खुद छींकने का ही पहले से छींक 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 कुछ उसके बाद गाना है। मुझे अभी याद तो नहीं, क्योंकि मैं दूसरों के शब्दों को याद नहीं करता तो अपना भी याद नहीं करता, वो सिर्फ वह उस वक्त के लिए याद होता है तो हो जाता है, दोबारा करते हैं। ये उस वक्त की मेरी ये उसका प्रारंभ था। उस तरह से अगर कहें, मैं संगीत यात्रा नहीं कहूँगा, प्रयोग की दृष्टि से मेरा रियल प्रयोग जो था वो अंधेर नगरी चौपड़ राजा था, क्योंकि उसमें संगीत बिल्कुल था नहीं, और भारतेंद्र ने संगीत के लिए लिखा भी नहीं था। वो उसमें सिर्फ छंद थे, कुछ कवित्व थे। शुरू में वो अगेन भजन जैसा एक गाना था, दूसरा एक मार्केटिंग है, उसमें चना जोर गरम वाला एक लाइन भी है। उसके बाद अलग अलग जाति बेचने वाले, मछली बेचने वाले, अलग अलग बेचने वाले आते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने उसमें डायलॉग के लिए गाना बना दिया, जैसे कल्लू बने को पकड़ लाओ। इसे अब मेरे लिए इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लगा, कौन बोल रहा, राजा बोल रहा है कल्लू बने को पकड़ लाओ, तो राजा मंत्री को बोल रहा है कल्लू बने को पकड़ लाओ, मंत्री और उप मंत्री को बोल रहा है कल्लू बने को पकड़ लाओ। इसको मुझे लगा ये चीफ सेक्रेटरी से, अंडर डाउन सेक्रेटरी, अपर सेक्रेटरी, इस सेक्रेटरी से जो ब्यूरोक्रेसी का सर्कुलेशन निकलता है, उस तरह से मुझे म्यूजिक का एक अलग लैंग्वेज के लिए निकला, इसलिए कल्लू बनिए को पकड़ लाओ रे, ऐसा म्यूजिक बनाया था। और अलग अलग कल्लू बनिए अपने अपने ढंग से बोलते थे। अब बाकी मुझे लाइनें याद नहीं। वो एक तरह से पहली बार, वो प्रोज है वर्स है कोई मेरे लिए फर्क नहीं पड़ा, ड्रामा के लिए ये ऐसा म्यूजिक मैंने वो एक बनाया था। हालांकि उसके पहले ही ये हरिवदन का किया था, वो सारा कह सकता हूँ हरिवदन। अब मुझे लगता है हरिवदन को ऐसा कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं है, डेकोरेटिव म्यूजिक रहा है और कुछ मेलोडी मेरे दिमाग में रही थी, इसलिए वो किया। हालांकि कई जगह पर मैंने उसकी बड़ी व्याख्या की, मैंने इसलिए इस तरह से की, इसलिए इस तरह से की। आज मैं अपने आपके सामने, क्योंकि जितने बहुत बड़े बड़े लोग हैं सामने, कह सकता हूँ कि वो उस वक्त जो किया, जो कहा वो गलत था, वो सिर्फ डेकोरेटिव म्यूजिक था। लेकिन उसके असल में उसके बाद अगर मैं कहूँ, ये सप्तवर नेरलू, घासीराम कोतवाल, महानिर्वाण, किंदर जोगी, गोकुल निर्गमन रिसेंटली किया था 1-2 साल पहले। लेकिन इस बीच में सप्तवर नेरलू का उदाहरण देना चाहता हूँ, इसलिए सप्तवर नेरलू एक ऐसा नाटक है वैष्णव के मठ के बारे में, क्योंकि जहाँ मठ की समाधि है उसको वृंदावन कहते हैं। उस वृंदावन में किसी स्वामी की अस्थि है, हड्डी है, लेकिन कहानी में ऐसा मालूम होता है कि जिस स्वामी की हड्डी होनी चाहिए
उसकी नहीं बल्कि उसकी नौकर की हड्डी है। ये बात को एक्सपोज हो जाता है, लेकिन उसका जो अधिकार धर्माधिकारी कहता है किसकी हड्डी हो ये इंपॉर्टेंट नहीं। लोगों के लिए परिक्रमा लगाने के लिए एक जगह चाहिए। परिक्रमा लगाते लगाते हो सकता है कि पत्थर भी घिस गए होंगे, वो घिसना ही इंपॉर्टेंट है, ना कि किसकी हड्डी है। ये उसका नाटक है, उस माने में बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। और उस नाटक में कहीं गाने नहीं है, एक भी गाना नहीं था, उनको उद्देश्य भी नहीं था। और मैंने बड़ा अपराध किया उस वक्त, गाने डाल दिए, वो भी 400 साल पुराने गाने पुरंदरदास के, बिल्कुल कबीर के टाइम के पुरंदरदास, ये 500 साल हो गए। और वो गाने जो है बिल्कुल फिट बैठ गए। मुझे इसलिए लगा सत्तो नेरलू के जो सिचुएशन है बहुत इंटेंस है। जैसे ग्रीक नाटक में जैसे इंटेंसिटी आती है, क्योंकि उसमें मेन कैरेक्टर जो है वो सन्यासी बनना नहीं चाहता, लेकिन उसको कृष्णाचार्य जो धर्माधिकारी हैं उसको जबरदस्ती ले आते हैं, अपना रिलेटिव होने के नाते ले आते हैं। और उनके मठ में एक सिद्धांत ये भी है, ब्रह्मचारी को नहीं लाते बल्कि एक शादी भी होनी चाहिए और एक बच्चा होना चाहिए। इसका मतलब जिंदगी का सारे अनुभव के बाद ही वो स्वामी बनाया जाए। लेकिन आपको मालूम है खाना खाते खाते उसको एक तरह से भोजन का भी किया नहीं, उसको छीन के ले आते हैं। यही उसकी ट्रेजेडी है। वो बार बार बोलता है मैं नहीं जाना चाहता, मेरे सामने दीवारें दीवारें ही आ रही हैं। ये सब के लिए मेरे लिए लगा ये ग्रीक थिएटर जैसे एक इंटेंस मोमेंट्स है, उसके बाद कोरस का आना, वो सारे इंटेंस मोमेंट की जो क्रुएलिटी है, जो आघात लगता है, तो शिल्लर ने भी कहीं कहा है कि कोरस का आने की वजह से वो क्रुएलिटी वगैरह जो है हम बर्दाश्त कर लेते हैं, माने ये दर्शक। इस तरह से लगा यहाँ ये इनके गाने जो है काम आते हैं। और उसमें कैरेक्टर भी अजीब है। मैं सुबह सुबह देशपांडे जी कह रहा था, तो शुरू में सारे कैरेक्टर बड़े गंभीरता संस्कृत में बोलते हैं। कुत्र आगच्छः, कहाँ जा रहे हैं आप, सब संस्कृत में बोलते हैं। लेकिन जब संस्कृत बोलना कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मतलब समझा नहीं पा रहे हैं, तो फिर शुद्ध संस्कृताइज्ड कन्नड़ में बोलते हैं। यावाग बंदरी यावा आगमन वाई, तो इसे बोलते हैं, तब भी समझ नहीं आते। अरे बेवकूफ बेंचोद कब आए बोलो। इसका मतलब ये लैंग्वेज के 3 लाइन मालूम है। उसमें एक जैसे स्वामी भी आते हैं, स्वामी इतने बीमार हैं, बीमार होने के नाते वो अपने वो मठ के अधिकार को और किसी को देना चाहते हैं, और कुछ धर्माधिकारी जो है और किसी को देना चाहते हैं। वो जो हीरो है और देना चाहते हैं, इसलिए खोजते हैं वो मेरे लिए कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, लेकिन बीमार होने के गिर जाते हैं। गिर जाते वक्त कहते हैं उद्योगम पुरुष लक्षणम, किस बेंचोद ने ये कहा। ये उसका डायलॉग है। और इस तरह से बहुत डायलॉग, मैंने उस गुस्से में वो एकदम उसका एक्सप्रेशन जो है, जब तक गाली नहीं देता एक्सप्रेशन नहीं होता। और मुझे भी लगा ये थिएटर के लिए खासकर ये सिर्फ एक अचानक एक ड्रामा नहीं हुआ, और थिएटर में भी मुझे लगा भी, और खासकर आपकी बात सुनने के बाद भी लगा कि ये थोड़ा इंटेंस जो सिचुएशन है, एक तो एक मंत्र का है, दूसरे गाली का है। क्योंकि गाली इंटेंस मोमेंट में ही देते हैं और सीधा असर पड़ता है, और मंत्र भी उतना ही इंटेंस है। और मुझे लगा ये दोनों थिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्र और गाली। और इसमें इस नाटक की वजह से, और इसके उदाहरण भी दे सकता हूँ, मैंने गाने का एक व्याख्या जैसे बना दिया। जैसे संस्कृत श्लोक के लिए जो पर्याय में श्लोक तो होता है, लेकिन पर्याय में कीर्तन कर दिया, वो गोविंद विठ्ठल, बड़ पाप गोविंद विठ्ठल गोविंद विठ्ठल, यही गोविंद विठ्ठल है। क्योंकि संस्कृत श्लोक का अर्थ जैसे मालूम नहीं होता, कीर्तन करने मालूम होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कीर्तन लगातार बोलना है। तो दूसरा प्रबुद्ध कन्नड़ मतलब संस्कृताइज्ड जो कन्नड़ है, उसके लिए भी कुछ गाने, क्योंकि पुरंदरदास के हर तरह के गाने मिलते थे। उनके गाने, उनके शब्द जो हैं बिल्कुल रोजमर्रे के भी शब्द हैं, रोजमर्रे के बल्कि उद्गार भी है। मतलब दूसरे किस कवि में मराठी में होगा पता नहीं, किंतु तुलसीदास में या कबीरदास में उद्गार नहीं है। मैं राम की कुतिया ऐसा कुछ कबीरदास बोलेंगे, सूरदास के कहीं कुछ लाला कुछ हो सकता है, हलरावे दुलरावे ऐसा सूरदास के कुछ शब्द होंगे। लेकिन पुरंदरदास के विचित्र है कि अय्यो अब्बा पप्पा, ये सारे उद्गार के इतने उद्गार हैं। और मुझे थिएटर के लिए बहुत काम आता है कि अय्यो, और पूरा आपको साउथ इंडियन कहने के लिए आप अय्यो एकदम कहने के लिए इतना कुंजी मिल जाती है ना। साउथ इंडियन क्या है, अय्यो कहने से एकदम मिल जाता है। और सुंदरदास के गाने में इतने इसे उद्गार हैं, इसलिए मेरे लिए काम आया। इसे वो जैसा मैंने कहा है, अभी बताया, प्रबुद्ध करने के लिए आचार ना लगे, नीचा बुद्धि बिड़ू ना लगे। अरे एक जीव तुम्हारे लिए कोई आचार विचार कुछ नहीं, अरे नीच बुद्धि छोड़ दो। मैंने ऐसा उपदेशात्मक गीत भी है। और कुछ ऐसे भी है
जो अपशब्द कुछ गाली जैसे भी है कुत्ते के बारे में, कई बार सुनाया था ये कुत्ते, क्योंकि उनके गीतों में कई बार कुत्ते आते हैं। कुत्ते बार बार आता है, कहता है कि तुमने मैंने सुना कि कोई कुत्ते तुमने वेद पढ़ लिया, लेकिन वेद पढ़ने के बाद जब मरते वक्त वेद याद नहीं आया, तुम कोई बोलते रहे। ये कोई भी शब्द है उसका। उसका एक लाइन बोलता हूँ, एक टेढ़ी दुम के कुत्ते तुम कहाँ घूम के आए। तो लगता है तुम पहले किचन में गए और किचन में झाँक झाँक करते थे, जैसे उन्होंने ओखली उठाई तो कोई करते भाग गए। और तुम हमेशा बड़ी खुली सड़क में भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो और राख में लौटते रहते हो, लेकिन पुरंदर विठल का नाम नहीं लेते। ये उसके गाने का कोई मतलब है। लेकिन ये जो मैंने बोला ना गाली का एक गाने कैसे गाली दें, तो गाने के मुझे लगा ये गाना मुझे अच्छा लगा, गाली देने के लिए बहुत अच्छा लगा। डोंकु बालद नायकरे नीवे नूतव माडुविरी डोंकु बालद नायकरे नीवे नूतव माडुविरी ಕಣಕ ಕುಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಣಿಕಿ ನೋಡುವಿರಿ ಕಣಕ ಕುಟ್ಟು ಒನಿಕೆಲಿ ಬಡಿದರೆ ಕುಯ್ 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 ಮಾಡುವಿರಿ ಕಣಕ ಕುಟ್ಟು ಒನಿಕೆಲಿ ಬಡಿದರೆ ಕುಯ್ ಮಾಡುವಿರಿ माने तुम करते हो और ऑडियंस के साथ भी खेलने का मौका मिलता था। कोई ताली बजती थी माडुविरी। मैंने अब ऐसा करते हैं, इसलिए और उसी तरह से वो एक उदाहरण है, जैसे उसमें कैरेक्टर कई तरह के आते हैं। एक कथा सुनाने वाला होता, ऑफिशियल स्टोरी बोलता है। ये जो वृंदावन है इसमें तो महान स्वामी थे। वो स्वामी जब पहली बार आते हैं, अब भी तो सुबह सुबह कहते हैं कि हम उठ के चले जाते हैं, इसलिए तुंगा में स्नान करने के बाद यहाँ फिर वापस आते हैं। अब भी उनके पाँवों से पानी जो चिपकते हैं अब भी दिखाई पड़ता है। इस तरह से बढ़िया संगीत में सुनाता है। ये भी एक स्टाइल था। आपको मैंने बताया कि वो असल में वो स्वामी वो नहीं, उसके नौकर की है, ये तो बाद को पता लगता है। और शुरू वही जो मरा नहीं वापस आकर बोलता है कि मेरी हड्डी नहीं है उसमें और किसी की हड्डी है, लेकिन उसके एकदम मैंने जैसे बताया उसका मना कर दिया। तो वहां एक जगह एक ऐसा सिचुएशन आता है कि तुम तो अब वो धर्माधिकारी वो जीवी अय्यर जैसे एक्टर ने किया था। आपने जब दिल्ली में देखा तो जीवी अय्यर बड़े ग्रेट एक्टर हैं फिल्म के, थिएटर के, गुब्बी वीरण्णा के, और हमारे साथ काम किया, शिवानंद ने काम किया था। वो उनका कहते हैं कि अब तुम कुछ भी कहो, तुमको तो पागल समझेंगे लोग, और सचमुच उसकी पिटाई होती है, क्योंकि बहुमत जो होता है वो अय्यर के साथ ही होता है, ना कि इस हीरो के साथ। इसलिए वहाँ एक गाना है, वो कहता है कि मैं रह नहीं सकता, इसलिए एक ऐसा भी गाना रखा, टू बी और नॉट टू बी जैसा ये अल्लीगे होगला रे, मैं यहाँ नहीं रह सकता वही नहीं जा सकता, ये गाने का मतलब है। और करेक्टली उसको टू बी और नॉट टू बी का ही मतलब था वो। इसके बाद वो धर्माधिकारी समझता है कि यहाँ ऐसा रखने से इसका बहुत नुकसान ही होगा, इसलिए तुम क्या चाहते हो? बोलते मैं यात्रा करना चाहता हूँ, टूर पर जाना चाहता हूँ, मैं बनारस काशी जाना चाहता हूँ। काशी जाने देते हैं और मन ही मन कहते हैं कि अब ऐसे बंद करने से कोई फायदा नहीं, इसको जाने दें, मुझे और एक बकरा मिल जाएगा इसके स्वामी के लिए, यही शब्द है, बकरा मिल जाएगा। तब एक गाना रखा है कि हम जब कोई दलित आता है दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही दलित है, या मतलब हरिजन है, दुष्ट है, होलया शब्द मतलब गंदा वो है। और क्या ये गंदगी नहीं कि परधन को प्राप्त करने की इच्छा रखना या परसती को इच्छा करना, ये गंदगी नहीं है क्या? और दूसरे बाहर के गंदे आदमी को अंदर रखते हैं, इसके लिए क्या दवा? ये गाना है। इसलिए ट्यून कैसे बनता है उसका? ಹೊಲೆಯ ಬಂದನೆಂದು ಒಳಗೆ ದೇವರ ಮಾಡಿ ಗಣ ಗಣ ಗಂಟೆಯ ಬಾರಿಸುವರಯ್ಯ ಹೊಲೆಯ, अरे ये लंबा रखा इसलिए कि एक तरह से साल्लकी जैसा है। परधन परसति ಹೊಲೆಯಲ್ಲವೇ ಹೊರಗಿದ್ದ ಹೊಲೆಯನ ಒಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೇನೋ ಮದ್ದೋ। माने बाहर के गंदे आदमी को अगर भीतर रखते हो, इधर किसके लिए क्या दवा है? ಇದಕ್ಕೇನೋ ಮದ್ದೋ पुरंदर विठल पुरंदर, ये उसका था। इस तरह के एक तरह से बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट उस वक्त हुआ था, और उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, मंजीरा या खड़ताल, एक सुर पेटी, हारमोनियम भी नहीं,
क्योंकि मैं हारमोनियम थिएटर के लिए बहुत जरूरी मानता हूँ, क्योंकि भरतमुनि ने कहीं कहा है या उसको शाप मिला है एक्टरों को शूद्र है, उस पर नेहरू जी ने भी हारमोनियम को निकाला था ऑल इंडिया रेडियो से। मुझे लगा हे शूद्र हमारे लिए केस करने, हाँ जो भी है, उस वक्त नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए वो जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो इसलिए हारमोनियम बड़े काम का होता है आज भी। लेकिन आपको मालूम है, आप कोई भी किसी थिएटर में, ये घासीराम कोतवाल हो, हयवर्धन हो, हारमोनी कितना अच्छा बजाए कोई नहीं पूछता। इसका मतलब है कि हारमोनी है पीछे मदद के लिए, क्योंकि इजीएस्ट वो इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें सिर्फ सुरपेटी और कंजरी इतना ही था, आपको याद होगा, दूसरा कोई हारमोनियम, दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। खैर वो प्ले अब भी चल रहा है, उसका नाम है सत्तावरण नेरलो, माने मरे हुए उनकी, जो मर गए हैं उनकी छाया। लेकिन वो मैं कन्नड़ में बोल रहा हूँ, या लोग बोलते हैं वो मरता नहीं है। नाटक अभी चल रहा है। घासीराम को तो जितना नहीं चलता, लेकिन 22 उसका भी 24-25 साल होने को आया। अभी 6 महीने में एक बार करते हैं, लोग देखते हैं इतना खराब करते हैं, बहुत ही खराब करते हैं। इसलिए जाते के पूछते हैं कि आप उसको बंद क्यों नहीं कराते। मैंने कहा एक बार शुरू किया तो बंद कराना मेरा काम नहीं, वो तो ऑडियंस करेगी, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं। इसलिए अब भी प्ले चल रहा है। तो इसका उदाहरण देने के बाद मैं ये घासीराम कोतवाल का उदाहरण दे दूं। आपको मालूम है कि मैं दूसरों का गाना मैं लेता नहीं, इसलिए नहीं कि मैं जना लेना नहीं चाहता, बल्कि मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती। अपनी याद नहीं, दूसरों की याद कैसे करें, इसलिए याद नहीं रखा। लेकिन उस वक्त कुछ नए गाने बन गए और प्ले चला। जैसे आपने इस घासीराम कोतवाल के बारे में, उसी तरह से वो भी है, वो गाना वहां का फिट हो गया। लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा काम किया था, ये महानिर्वाण के लिए, क्योंकि सुबह नहीं बोला था। वो ये था कि वो कैरेक्टर जो है, अगर मैं आपके सामने ये भी कह दूं कि वो सेल्फ पिटी वाली जो बात है वो मेरी अपनी है, उसमें मैंने जोड़ दी है। एक तरह से वो सेल्फ पिटी, सेल्फ मॉकरी भी होती है। जब अपने आप से सहानुभूति रखता है, करना चाहता है, मांगता है, अपने मजाक भी करवाता है। तो मैंने ये ट्यूनिंग जो करते हुए उसका बहुत कुछ है। इवन वो जो लास्ट गाना भी जो है सासु चली, वो भी देखिए एक तरह से सेल्फ पिटी का ही है। मुझे पूरा लाइन याद नहीं। सासु चली जब पंढरपुर को, दो पग चली वो, वो याद नहीं। साइड पाइपर है ये। पुट्टप्पा ने बच्चों के लिए, जब वो 24 साल की उम्र के थे, तब उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। बहुत बढ़िया अडॉप्टेशन है, 16 पेज का है। अब तो फ्री बांट रहे हैं उसको। और जब 26 साल के थे तब उसको छपवाया था। अब मैं रंगायण में शुरू में जब लड़कों के लिए कराना था, ये लिया। ये है तो ये 4 मात्रा के छंद है। और आपको बताऊं कन्नड़ में 5 मात्रा का छंद ज्यादा चलता है, जो हिंदी में नहीं। हिंदी में हमेशा 4 मात्रा का, हिंदी में 5 मात्रा का। सिर्फ पृथ्वीराज रासो, वो रासो में मत गयंद जो कहते हैं, उसमें 5 मात्रा है। लेकिन ये 5 मात्रा का नहीं, 4 मात्रा का। लेकिन 4 मात्रा का 3 में, 4 मात्रा का 3 4 में आसानी से बदल सकते हैं। जैसे तुंगा तीरद बल गड़े यल्ली, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको मैंने तुंगा तीरद बल गड़े 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 इस तरह किया था। और ये पूरा 1 घंटे का प्ले पूरा गाने में किया था। मैंने इसमें कहीं भी डायलॉग नहीं है, डायलॉग भी एक तरह से गाने का था। और 1 घंटे का प्ले हो गया। ये बहुत पॉपुलर भी हुआ। उसके बाद असल में पूरा जो गाने में किया वो गोकुल निर्गमन। ये भी टॉप पोएट कन्नड़ के हैं, 50 साल पहले लिखा है, किसी ने छुआ तक नहीं था। सुबर्णा ने कहा ये गाना करें। उनका करने का उद्देश्य था कि टॉप कवि ने लिखा इसलिए नहीं, गोकुल निर्गमन माने गोकुल से कृष्ण जब जाता है वो कृष्ण का ही जाना नहीं, द एग्जिस्ट ऑफ द गोकुल है, माने पूरा गोकुल ही जाता है, पूरा गोकुल की सभ्यता संस्कृति निकल जाती है। और उसमें हीरो जो है मुरली है, बांसुरी है। और बांसुरी कोई बजा नहीं सकता, कृष्ण ने बजा के छोड़ दिया। और उसमें कवि ने कहा भी है, उसके बाद उसने कब गोकुल छोड़ने के बाद उसने कब बांसुरी बजाई ये कहीं भी नहीं। उसने बजाई तो 5 जन ने बजाया, ये उसने कहा है। लेकिन ये ग्वाला आकर 3000 साल के बाद वो कवि लिखता है, ये ग्वाला आकर सिर्फ 3 नोट निकालता है। और जानबूझकर मैंने उसमें मुरली का बांसुरी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि बांसुरी कहते कृष्ण बजाएंगे तो वो कैसा होगा,
वो तो कल्पना पर छोड़ना ही ठीक है समझ के मैं हारमोनी बजाई। वो हारमोनी में आवाज सुनकर समझ ले ये बांसुरी की आवाज है। क्या स्वरों को कभी भूल नहीं सकता। अभी अब भी विक्रमोर्वशीयम करके आए तो उसमें भी मैंने उसको इस्तेमाल किया। प्रियतम 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 प्रियतम, वहां से उसका अलग टर्न होता है। मैंने अब भी वो राग इसलिए इनसे सीखा था। और दूसरे तबलिग नीनाद में गोधूली में भी तो गाय के लिए जो गाना बनाया था उसके ट्यून था। दूसरे उपरेती के इसलिए साथ साथ रहे थे उनकी रामलीला और इंद्र सभा। और देखने के बाद लगता है कि दोनों ये थिएटर के हैं, पक्के थिएटर के हैं। और एनएसडी के स्टूडेंट्स को इन दोनों में से एक प्ले का ट्रेनिंग होना ही चाहिए। उसको क्लासिकल म्यूजिक सिखाएं या ना सिखाएं, कम से कम संगीत का गाना म्यूजिक थिएटर म्यूजिक क्या है, क्योंकि दोनों बहुत अच्छा थिएटर का उपयोग है। एक पहाड़ी रामलीला, ना कि मैदानी रामलीला, बिल्कुल पहाड़ी रामलीला अल्मोड़ा का। और दूसरा ये इंद्र सभा, क्योंकि वैरायटी और रिदम और गाने के वैरायटी जो है सचमुच ये दोनों का, इसलिए मैं दोनों का नाम लेता हूँ। बहुत एहसान मानता हूँ। लेकिन मुझे लगता है अब भी खोज करनी है कि धीरे धीरे थिएटर में मुझे लगता है कि इंस्ट्रूमेंट जो भी एस्टैब्लिश है, हारमोनियम अपना है, वो शूद्र है तो अपना है ही। बाकी कोई सितार हो, वायलिन हो और गिटार कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और करेंगे तो भी अपने ढंग से, अपने बदमाशी से, अपने क्या बोलते हैं बानर चेष्टा बोलते हैं ना, तबला लेंगे तो उल्टा उल्टा बजाएंगे। इसलिए अब ह्यूमन वॉइसेस का ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन वॉइस बहुत बड़े पोटेंशियल उसमें है। इसलिए आज बहुत कुछ मैं सोचता हूँ उसी में करना चाहिए। और दूसरा अपनी ताली है या अपने टेबल है, अपनी ये भी मैं सरदार पटेल बच्चों से मैंने सीखा था। 5 मिनट लेट अगर हो जाऊं क्लास पहुंचने में, एक डेस्क कोई डिस्क कोई किवाड़ और कोई खिड़की नहीं बजती थी, सब रिदम बजता था। तभी से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला था कि म्यूजिक कहीं से भी हो सकता है, रिदम कहीं से भी हो सकता है। सचमुच आज का ये, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बिल्कुल अब तक जो किया उस पर मुझे ऐसा इतनी खुशी नहीं होती है, क्योंकि मुझे लगता है ठीक पॉइंट पर अभी हम थिएटर म्यूजिक के नाम पर नहीं पहुंचे। और आज मेरे बिल्कुल एक्सपोज कर दिया हमको, अच्छा किया। क्योंकि ये हम म्यूजिक डिजाइनर कहें कुछ कहें, मुझे एकदम याद आती है कि पहली बार कहते हैं संगीत अकादमी के जो एक उसके लोग सदस्य हुए थे, उसमें पृथ्वीराज कपूर थे, बाल गंधर्व थे, गुब्बी वीरन्ना भी थे। कहते वो चर्चा हुई डायरेक्टर के लिए एक अवार्ड मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में डायरेक्टर शब्द था ही नहीं, इसलिए गुब्बी वीरन्ना बड़े बौने थे, पगल वाला आदमी से पूछे डायरेक्टर क्या होता है। पूछने का डायरेक्टर ये होता है कि एक्टरों को कलेक्ट करता है और एक्टरों को बताता है। और साला मैं क्या कर रहा था अब तक। इसलिए म्यूजिक डायरेक्टर हम कहलाए ना कहलाए, मैं साला अब तक क्या कर रहा था। यही है। धन्यवाद।